नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज़। हमारे यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की बात की हुई है। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो अपनी नेचुरल जो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से पीरियोडिक मोशन करता है, जो कि टाइम के साथ अगर डैम्प हो जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस पे, मीन्स इनिशियली हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के छोड़ देते हैं, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन जैसे हम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो उसके साथ साथ रहे, मीन्स जितना फ्रीक्वेंसी हम चाहें उतना ही उसको उसी फ्रीक्वेंसी से उसे ऑसिलेट करवाएं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ऑसिलेट करने की वो होती है ओमेगा, जिसे हम ड्राइवन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। इसमें हमें जो हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो कंडीशन है उसमें जो फेज़ डिफरेंस है वो कितना रहेगा वो पता करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका जो फेज़ डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए जो 3 फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो फोर्स है वो सिंपली जो हमारा के इंटू एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। मीन्स जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर है उस पर डिपेंड करती है ये फ्रीक्वेंसी, और जो हम जो एक्सटर्नल फोर्स इसे अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। और जो हमारा फोर्स होगा वो होगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो एक कॉम्प्लेक्स सी क्वांटिटी आती है। उसी के साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है टेन इनवर्स समथिंग उसकी वैल्यू होती है। तो वो जो फेज़ डिफरेंस होता है वो कितना होता है मैं आपको बता देती हूँ। इस केस में जो फेज़ डिफरेंस होगा हमारा वो होगा 10 ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेशन करने पे आता है डिस्प्लेसमेंट की, जो ये कैलकुलेशन करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। जो ये ओमेगा होती है ये हमारी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने वो फोर्स को उस ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करवाया। और ये ओमेगा नॉट जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो पहले ऑसिलेट कर रहा था, या फिर हम जब फोर्स रिमूव कर दें तो जिस फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट करेगा जो हमारा ऑसिलेटर है वो। हमें हाई ड्राइविंग केस के लिए फेज़ डिफरेंस देखना है। हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो इस केस में क्या होगा कि ये जैसे हम इसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ओमेगा स्क्वायर है इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत हाई है, तो अपॉन इसके ओमेगा चली जाएगा तो ये इनफाइनाइट बनाएगा। मींस इसको अल्टीमेटली इस टर्म को जो ओमेगा नोट है उस टर्म को हम ज़ीरो बना लेंगे, तो हमें अल्टीमेटली जो मिलेगा फैक्टर वो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 10 फाई इज इक्वल्स टू 2r ओमेगा स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। मीन्स ये ओमेगा हमारा बहुत बहुत ज़्यादा है तो ओमेगा स्क्वायर तो और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो इट मीन्स जो यहाँ पे ये वैल्यू है बहुत ज़्यादा है इस ओमेगा नॉट की कंपैरिजन में। इसे जो इसको इनफाइनाइट जो 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, नेगलेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को सिंपली हम। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जो टर्म है वो बचेगी एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ 2r अपॉन ओमेगा 10 फाई। मीन्स हमारा जो फेज़ डिफरेंस है इस केस में जो ये ओमेगा है हमें पता है ये बहुत ज़्यादा हाई है,
तो ये माइनस ऑफ ज़ीरो इसे बोल सकते हैं हम। तो जो 10 फाई है वो ज़ीरो कहाँ पे होगा, मीन्स ज़ीरो या फिर पाई, मीन्स 180 डिग्री पे। इन सभी वैल्यूज़ पे 10 की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। सॉरी, जो कॉस होता है वो 1 होता है, और जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट नहीं मिलती, हमें ज़ीरो ही मिलती है। इनफाइनाइट तो पाई/2 पे मिलेगी, जहाँ पे साइन ज़ीरो होगा। तो नीचे जो कॉस है वो उसकी 10 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो हमारा जो साइन है वो इन वैल्यूज़ पे ज़ीरो होगा, और कॉस की सम वैल्यू आएगी -1 या फिर 1। सो जो हमारा जो 10 है अल्टीमेटली वो ज़ीरो मिलेगा हमें। तो वो ज़ीरो और पाई पे मिलेगा, और जो वैल्यू है माइनस में है, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है इसकी सॉरी इसका जो फेज़ है वो माइनस में आया है, तो इसका मतलब वो जो टर्म होगी वो क्या होगी, पाई। सो इसका जो फेज़ डिफरेंस आएगा यहाँ पे हाई ड्राइविंग केस में वो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो हाई ड्राइविंग केस में जो फेज़ डिफरेंस आएगा वो होगा 180 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct relationship between the phase difference, phase velocity Vp and group velocity Vg is। सो हमें एक रिलेशनशिप देखना है करेक्ट, जो कि फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में हमें पता करना है। जो हमारी जो फेज़ वेलोसिटी जो होती है वो होती है किसी भी वेव की इंडिविजुअल वेलोसिटी, लेकिन जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है कि जो किसी पॉइंट पे जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो फेज़ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो होती है किसी भी वेव्स का जो एक एनवलप जो बनता है, उस जो ग्रुप में जो वेलोसिटी है उसको, उसकी जो कंप्लीट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो प्रोपोगेट कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से, वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाती है। जैसे आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। जैसे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इंडिविजुअल वेलोसिटी है किसी की, तो वो उसकी फेज़ वेलोसिटी होगी। और इस पूरे एनवलप की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पूरा एनवलप आगे ट्रांसलेट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो होगी उसकी ग्रुप वेलोसिटी। सो जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, वेयर ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड के इज़ द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और जो हमारी फेज़ वेलोसिटी होती है वो गिवन एज वो होती है ओमेगा अपॉन के। तो सिंपली हमें इनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे फेज़ वेलोसिटी है हमारी, हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी हमें पता होता है डी ओमेगा अपॉन डी के है। और हमें पता है कि ग्रुप वेलोसिटी जो है हमारी, फेज़ वेलोसिटी है v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के है। ओके, सो अगर हम यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी है फेज़ वेलोसिटी, उसकी टर्म में ये जो सारी इक्वेशन है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या मिलता है। देखिए ये जो डिफरेंशियल है ये हमारा लैम्डा के रेस्पेक्ट में है, तो हमें जो वैल्यूज़ हैं उसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा, मीन्स ओमेगा को डिलीट करना होगा। तो हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, नहीं ओमेगा नहीं, जो के है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के, तो वो होगा 2π/λ। अब देखिए इसको डिफरेंशियल करें दोनों साइड्स में, तो हमें क्या मिलेगा, डी के अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू -2π/λ²। क्योंकि इसका करेंगे तो 1/λ का क्या हो जाएगा, 1/λ²। ये हाँ 2 तो आएगा ही, पहले से ही था। ये -2π/λ² आ जाएगा। तो डी के को हम अगर रिप्लेस करना चाहें तो हम किस चीज़ से करेंगे, -2π/λ² डी लैम्डा से। सिंपली यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ये जो डी के की वैल्यू है ना, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, जो वी जी है वो हमारी हो जाएगी डी ओमेगा अपॉन
डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, -2 पाई डी लैम्डा, -2 पाई डी लैम्डा अपॉन ये के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन -2 पाई, सिंपली इसको ये डी लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारी फेज़ वेलोसिटी है, सॉरी जो ओमेगा है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे कि फेज़ वेलोसिटी वी पी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के होता है। तो के इंटू वी पी देखें हम, तो जो के है उसको सिंपली खोल देंगे हम, 2 पाई लैम्डा होता है इंटू वी पी। ये सारी चीज़ें क्या होगी, ओमेगा के इक्वल। तो जो ओमेगा की इसकी जगह ये जो वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है। वीपी और लैम्डा जो है उनका डिफरेंशिएशन होगा m इंटू एन के केस की तरह। तो जो हमारा जो 2 पाई है वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो वी जी है वो क्या मिलेगा, के स्क्वायर अपॉन -2 पाई था इंटू एक 2 पाई बाहर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, डी बाई डी लैम्डा लैम्डा इंटू वी पी, ये हमारा बच जाता है सिंपली। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो टर्म्स मिली हैं, एक बार लैम्डा का डिफरेंशिएशन करेंगे वी पी को कांस्टेंट लेके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है ये, ओके, ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये जो है ये लैम्डा स्क्वायर है, आप देख सकते हैं ये लैम्डा स्क्वायर है, वो हमने पुट आउट किया था, ये हमने के स्क्वायर लेके थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू है, अब देखिए ये 2 पाई कॉमन था और हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई वी पी अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई मीन्स हमारे पास अंदर क्या बची, वी पी अपॉन लैम्डा, ये चीज़ बच रही है, ये बाहर है लैम्डा स्क्वायर, सॉरी। सो एक बार वी पी कॉन्स्टेंट मानेंगे और एक बार लैम्डा को। तो पहले हम वी पी को कांस्टेंट मान लेते हैं और लैम्डा को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, लैम्डा स्क्वायर अपॉन वी पी बाहर आ जाता है, ठीक है, डी बाई डी लैम्डा ऑफ 1 बाई लैम्डा प्लस, इसके साथ प्लस में क्या टर्म रहेगी, लैम्डा स्क्वायर को आप एक बार ब्रैकेट से ही बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा बाहर ले लीजिए, डी वी पी बाई डी लैम्डा, ओके, ये टर्म हमें बचेगी। तो अब इसको हम लिख देते हैं रीअरेंज करके सही से। तो हमारे पास जो वी जी है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आई है, माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू वी पी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि वो दिया हुआ इक्वेशन में उसी टर्म्स में लिखना है। सो -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी पी प्लस आ जाएगी, और ये और इधर माइनस इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ये हमारी वैल्यू बचेगी। तो ये रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिया है हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी के अंदर जो डिस्पर्जन रिलेशन है। तो ये हमारा क्या आया था, वी पी माइनस लैम्डा टाइम्स डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, यही आया था एग्जैक्टली। सो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसमें। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1346 मीटर पर सेकेंड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg मीटर पर क्यूब।
देन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज़ नियरली इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़। तो यहाँ पे हमें जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, पर हमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो कैसे डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है अपॉन जो डेंसिटी है हमारी वाटर की। तो ये रूट ऑफ दिस होती है। तो हमें दे रखा है 146 और b अपॉन जो 1000 है वो हमें वाटर की डेंसिटी दे रखी है। तो आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड इस रूट को हटाने के लिए। पर आप देख सकते हैं ये 4 टर्म की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना और भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ये 4 टर्म्स की वैल्यू है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। जैसे हमें 13 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इजीली और हमें पता भी होता है बहुतों को। तो 1.346 इंटू 10⁻³ इसका हम स्क्वायर कर देंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं। सो अब अल्टीमेटली हमारे पास जो 1.36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है 1.69। इस टर्म को एक बार 46 को एक बार मत लिखें तो, और 10⁻³ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा जो टर्म है वो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसकी पावर हो जाएगी 6 प्लस स्क्वायर मीन्स 10⁻³ बच जाएगा क्योंकि रूट है उसमें। सो जो बल्क मॉडुलस हमारा आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मिलेगा हमें, ये अप्रॉक्स है 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 6 9 हो जाएगा। सो ये अप्रॉक्सीमेटली। सो हम देखते हैं हमारा ऑप्शंस चेक करके। तो हमें देखना है 10⁻9 और 1.6 है मीन्स 1.8 नियरली इक्वल है इसके, क्योंकि इनका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। 4/6 का जो स्क्वायर होगा वो भी इम्पैक्ट डालेगा, तो मीन्स वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही आएगी 1.6 से 69 से। सो जो है आंसर हो जाएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी आ जाएगी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हॉल इज़ 2000 m³ and total absorption coefficient is 165 unit, then the reverberation time of hall is। देखिए इसके अंदर हमें रिवर्बरेशन टाइम पता होना चाहिए। तो रिवर्बरेशन से आपका मतलब क्या होता है, तो रिवर्बरेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि आप किसी छोटे हॉल में खड़े हैं और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ऑब्जर्वर नहीं है, कर्टेंस और जो हमारे पिलोज जो भी है, साउंड अब्जॉर्बर्स जो होते हैं वुडन की चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा कि जो साउंड होगा वो जैसे कोई सोर्स है, ये है हमारा रिसीवर है, मान लीजिए रिसीवर है, ये हमारा साउंड का सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका साउंड इस रिसीवर को रिफ्लेक्शंस से इसके कानों में पड़ेगा, मीन्स डायरेक्ट तो कम जाएगा और जो रिफ्लेक्शन हो के ज़्यादा जाएगा, मीन्स रिवर्बरेशन होगा इस साउंड का, मीन्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से ये जो साउंड होगा ये क्लियर नहीं होगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मतलब ये लंबे टाइम तक सुनेगा हमें, लेकिन जो क्लियरिटी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट साउंड के साथ साथ ये ऐसा भी मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं उनमें कर्टेंस और ब्लैक जो वुडन और कारपेट्स वगैरह बहुत यूज़ किया होता है, ताकि जो साउंड है ये अब्जॉर्ब हो जाए और सब जो आपके डायलॉग्स हैं फिल्म के वो आपको क्लियरली सुनाई दे, इसलिए वो यूज़ किया होता है सिनेमा हॉल्स में। पर हमेशा इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं होता। रिवर्बरेशन आपको गुड एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, जैसे किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में थोड़ा बहुत भी रिवर्बरेशन जो होता है वो कराना पड़ता है, ताकि जो
ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, तो सबको के पास जो है वो इजीली मतलब कि साउंड पहुंच जाए, तो ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह में एक अच्छे उसके लिए देखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे रिवर्बरेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो रिवर्बरेशन टाइम ऑफ हॉल है वो कितना है। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो टाइम है जिसमें वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आया है, तो वो टाइम कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि रिवर्बरेशन जो टाइम है RB, ये इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं 0.16। सिंस हमें मीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम, सो इसे हम 0.16 ही लेंगे, नहीं तो फीट में दिया होता है तो 0.49 लेते। सो ये कोई फैक्टर है मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम अपॉन जो इफ़ेक्टिव सरफेस है उससे मल्टीप्लाई होता है। सो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.161 मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हॉल कितना दिया हुआ है 2000 मीटर पर क्यूब दिया हुआ है, और जो हमारा इफ़ेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया है वो कितना है 165 यूनिट्स दे रखा है। तो हम सिंपली इसको लिख देंगे यहाँ पे, कोई इसमें मोल्ड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि कांस्टेंट कितना है। सो ये कैलकुलेट करने पे आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगी, ये आपको मिल जाता है 2 सेकेंड, 1.9 समथिंग आता है, तो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड बोल सकते हैं। सो ये जो हमारा टाइम होता है, ये रिवर्बरेशन टाइम है इस हॉल में, वो 2 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजिकल इंटरवल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टोन्स इज़ 12 ET टेम्पर्ड म्यूजिकल स्केल इज़। इस क्वेश्चन में हमें जो म्यूज़िकल इंटरवल है वो बतानी है 2 कॉन्जिक्यूटिव टोन्स के बीच में। सो ये जो ET टेम्पर्ड है ये इक्वल टेम्पर्ड टोन्स होती हैं, और जो हमारी म्यूज़िकल इंटरवल होती है वो हमें वो रेशियो होती है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है अपॉन जो ये इक्वल टेम्पर्ड जो टोन्स होती हैं उसका, और ये जनरली होती है 2:1 के रेशो में। और ये जो इक्वल टेम्पर्ड टोन्स हैं ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। सो जो म्यूज़िकल इंटरवल यहाँ पे मिलता है वो 2⁻1/12 ये मिल जाता है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आज ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।